हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर पैराजंबल एक्सरसाइज को ना फोकस करते हुए, ना किसी कहें तो न्यूज़ एडिटोरियल को फोकस करते हुए हम एनसीईआरटी का एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं। जैसा कि आपने सभी ने देखा होगा कि आपके जो पैराजंबल एक्सरसाइज होती है उसमें कहीं ना कहीं बड़े लेंदी लेंदी से भी आपके पैराजंबल आते हैं, जिसमें आप कई बार क्या हो जाते हैं, उनको एडजस्ट करने में, सेट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। और इन द एंड जब हम उस पर रिसर्च करते हैं कि देखते हैं कि यार ये कहाँ से पिक होकर के आया है, कहाँ से उठ कर आया है, तो इन द एंड आपको लगता है, या अगर आपने वाकई रिसर्च किया होता है तो आपको फाइंड होता है कि अरे ये तो मैंने इस एनसीईआरटी बुक में इस क्लास में इसको स्टडी किया था, या इस कैरेक्टर के बारे में मैंने स्टडी किया था। जैसे कि मैंने बीइंग अ टीचर, मैंने भी जब आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पैराजम्बल्स को देखा, तो अगर मैं खुद एक एज ए स्टूडेंट की बात करूँ तो मुझे सडनली माइंड में क्लिक होता था, अरे ये मैंने यहाँ पढ़ा था, ये मैंने इस क्लास में पढ़ाया हुआ है, बिकॉज आई हैव बीन अ स्कूल टीचर ऑल्सो। तो जिस वजह से क्या है, जो आपकी नाइन्थ है, एट्थ है, सेवन्थ है, सिक्स्थ है, मैं तो हर एक क्लास की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में क्लिक हो जाता है कि अरे ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, ये वहाँ से पिक होकर के आया है। जैसे कभी आपके बीरबल की उसमें से पिक होकर के आ जाएगा, कभी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के पिक करते हैं उसमें से, और आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन दे देते हैं उस पूरे चैप्टर के पार्ट को, देन यू हैव टू अरेंज इट। तो आज मैं आपको इस चीज़ को PQRS में ना दे करके, अभी तो सिर्फ देखो, आप देख सकते हो 1 2, और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ तो यहाँ पर इन्होंने 3 और 4 मेंशन कर रखा है, क्योंकि चैप्टर में जो ये एक एक पैरा होता है, ये इसको इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आई नो कि प्रीवियस ईयर के पैराजंबल पर तो हमें फोकस करना ही है, राइट। हमारा दूसरा मोटिव है कि अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो मैं आगे से ये कोशिश करूंगी कि पैराजंबल क्यों ना हम अपने भी बना करके डालें, राइट। अपने बनाने का अर्थ ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर तो आप ऑलरेडी खुद भी स्टडी करोगे, फिर उसके अलावा हम और क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैटर करती है। सो जितना बेस्ट हो सकता है आपको देने के लिए, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, राइट। तो चलिए आज इसको सिर्फ स्टडी करते हैं, पर इसके लिए टास्क आपके लिए रहेगा कि आप इसको पैराजंबल में अरेंज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो ये जो आपका है, पहले मैं आपको पूरा ही इंट्रोड्यूस कर देती हूँ इसके बारे में। ये आपकी 9th क्लास की बुक में से पिक किया हुआ सेक्शन है, और बिल्कुल बिगिनिंग है चैप्टर की, क्योंकि आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 मेंशन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैम ने इनिशियली जो पैराज हैं उनको पिक किया है। ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। अब अगर हम माइंड की बात करें, अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो देखने पर याद आ जाए, तो आप सभी को पता होगा कि दिस चैप्टर वॉज अबाउट आइंस्टाइन, राइट, है ना, उन्हीं के बारे में था। और जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ड भी उनके लिए ही मेंशन किया गया है ना। तो चलो इसको एक बार स्टडी करते हैं और समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th मार्च 1879। एक सेक्शन क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली जब कोई पैराजंबल आया है तो आप उसकी बिगिनिंग से ही उस पैराजंबल को बिगिन करोगे। अर्थात अगर यहाँ पर इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में दिया है और उन्होंने उनका बर्थ बताया है, तो अगर ये अरेंज नहीं होता तो मैं क्या करती, उनके बर्थ से ही इसको शुरू करवाती, राइट। तो इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म विदाउट एनी इंडिकेशन, मतलब बिना किसी इंडिकेशन के, मतलब कोई किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि उनका तो किस्मत ही था किस चीज का, फॉर द ग्रेटनेस, ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, यानी कि और दूसरी तरफ हिज मदर थॉट, देखो ये कहता है, एक सेक्शन ये कह रहा है कि विदाउट ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879, है ना, और किसी को ये इंडिकेशन नहीं था, किसी को कोई 1% भी हिंट नहीं था कि दैट ही वॉज डेस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि वो डेस्टाइंड किए गए थे ग्रेटनेस के लिए, महानता के लिए। जबकि उनकी मदर तो दूसरी तरफ क्या सोचती थी, ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब वही दूसरी तरफ, है ना। उनकी मदर उनके बारे में सोचती थी कि अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। अल्बर्ट क्या थे, ही वॉज अ फ्रीक। अब
सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक, कहाँ तो उनकी किस्मत की बात कर रहे हैं कि वो तो उनकी तो किस्मत में ही ग्रेटनेस था, और दूसरी तरफ उनकी मदर ऐसा सोच रही थी कि भाई ही वॉज अ फ्रीक, अर्थात ही वॉज अ काइंड ऑफ, हम ये बोल सकते हैं सन की, है ना। ठीक है, अब सन की भी कह सकते हो, और फ्रीक के लिए मैं एक बहुत ही सही शब्द दे देती हूँ, विच इज कॉल्ड अब नॉर्मल, राइट, विच इज कॉल्ड अब नॉर्मल। अब नॉर्मल अर्थात जो कि सामान्य बच्चे की तरह नहीं था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनकी मदर के लिए हिज हेड, किसका हेड, इस आइंस्टाइन का जो हेड था, सीम्ड यानी दिखता था उनको, प्रतीत होता था, कैसा होता था, टू लार्ज, कि भाई बहुत बड़ा है। सो दैट्स वाई शी हैड दैट काइंड ऑफ फीलिंग दैट हर चाइल्ड वॉज अ फ्रीक, है ना। सो एट द एज ऑफ, और उन्होंने देखो आगे और भी रीजन दी है, एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 अर्थात 2.5 साल। देखो जब आप बोलते हो ना कि 2.5 साल, तो 2.5, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, तो जब वो 2.5 साल के भी थे तब भी स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, तब भी वो बात नहीं कर रहे थे। यूजुअली इट हैपन्स कि बच्चा बोलने लग जाता है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जब तक वो 2.5 साल का हुआ, एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब वो फाइनली बोलना सीखे, ही अटर्ड, अटर्ड का मतलब होता है उच्चारित किया, अर्थात उच्चारण करना। तो उन्होंने फाइनली क्या अटर किया, एवरीथिंग ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 बार। तो जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू किया, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब वो फाइनली बोलना सीखे, तो ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो उन्होंने हर चीज 2 बार बोली। आइंस्टाइन डिड नॉट नो, और इवन आइंस्टाइन को पता भी नहीं था, डिड नॉट नो, पूरा देखो ये पास्ट टेंस में चल रहा है। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या कह रहा है, तो देखो क्या होता है, आप जब भी किसी चीज को स्टडी करते हो, रीड करते हो, तो ग्रामेटिकली आपका जो नॉलेज है वो एग्जैक्टली होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। मैं हर बार ये चीज़ ज़रूर सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जब तक कि आपको किसी चीज़ का अर्थ नहीं पता होगा तो उसके रीडिंग का भी कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन डिड नॉट नो, तो आइंस्टाइन नहीं जानते थे व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, मतलब कि भाई दूसरे बच्चों के साथ उन्हें करना क्या है, उनको यही नहीं पता था। एंड हिज प्लेमेट्स, प्लेमेट्स का मतलब उनके साथ खेलने वाले, साथ खेलने वाले मैं लिख देती हूँ यहाँ, प्लेमेट्स मतलब साथ खेलने वाले, क्लासमेट्स मतलब क्लास में साथ में पढ़ने वाले, है ना। कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, तो देखो उनके जो प्लेमेट्स थे उनको क्या कह कर पुकारते थे, ब्रदर बोरिंग, अर्थात उन आइंस्टाइन उनको कैसे लगते थे, बोरिंग लगते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, अब ये यंगस्टर किसके लिए यूज हुआ, आइंस्टाइन के लिए। क्यों, क्योंकि बच्चे उनको बोरिंग बोल लाते थे, तो उनको और फिर वो ये भी नहीं जानते थे कि वो उन बच्चों के साथ करें क्या, है ना। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो जो यंगस्टर अर्थात जो बच्चा है, अर्थात जो एल्बर्ट है, वो खुद ही खेल लेता था, अर्थात खुद के साथ ही खेल लेते थे। प्लेड बाय हिमसेल्फ, मच ऑफ द टाइम मतलब अधिकतर समय, अधिकतर समय तो वो खुद ही खेल लेते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, अब देखो उनके बारे में बता रहे हैं कि ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, एल्बर्ट जो है विशेष रूप से जो मैकेनिकल टॉयज होते थे उन्हें ज्यादा पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखकर, जिसका नाम इन्होंने बताया माजा, ही इज सैड टू हैव सैड, ही इज सैड टू हैव सैड मतलब कि कहा जाता है कि उन्होंने कहा, ही इज सैड टू हैव सेड का मतलब होता है कि कहा जाता है कि
उन्होंने ऐसा कहा। अब कैसा कहा वो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा। फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके टायर कहाँ हैं, व्हील्स कहाँ हैं, पहिए कहाँ हैं। तो क्यों ऐसा उन्होंने क्यों कहा, कि ऐसा कहा गया ना कि व्हेन ही वाज 2.5 ईयर, तो वो बोल नहीं पाते थे। व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो रिपीट करते थे, ट्वाइस बोलते थे, 2 बार बोलते थे। फिर क्या बताया गया कि भाई जब वो छोटे थे तो बच्चे उनके साथ खेलते तक नहीं थे, उनको बोरिंग कहते थे। सो ओवरऑल ही हैड दैट टाइप ऑफ बच्चा बुद्धि। तो छोटे ही थे, मैकेनिकल टॉयज में इंटरेस्ट जता रहे थे, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनके साथ खेल नहीं रहे थे। तो उनका फोकस जो था वो कहाँ था, मैकेनिकल टॉयज की तरफ था। तो उनके माइंड में तो मैकेनिकल टॉयज ही थे कि भाई खेलने का साधन जो है। लेकिन उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर को देखा तो देखते ही उसको क्या कहा, ही इज सेड टू हैव सेड, कि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कहा। फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि भाई इसके पहिए कहाँ हैं। ठीक है। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession would not matter। देखो, एक हेडमास्टर ने एक बार टोल्ड हिज फादर, उनके फादर को कहा, क्या कहा, ये पूरा नाउन क्लॉज, दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज, कि आइंस्टाइन ने जो भी चूज किया था, चोज इज द सेकेंड फॉर्म है ना, एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस ऑफ एनीथिंग। अच्छा देखो, हेडमास्टर के भी वर्ड्स हैं आइंस्टाइन के लिए कि वो अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी चूज करता, वुड नॉट मैटर, कोई उस मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, कि वो किसी भी चीज पर सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन, फिर आइंस्टाइन ने बिगेन किया अर्थात शुरू किया, क्या शुरू किया, लर्निंग। ये देखो क्या है, बिगेन वर्ब है और लर्निंग यहाँ पर जिरंड है। ठीक है। और टू प्ले यहाँ पर इन्फिनिटिव है। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों सेकेंडरी वर्ब एक साथ यूज हो रही है। क्यों, क्योंकि बिगिन, स्टॉप, स्टार्ट के बाद जिरंड यूज किया जाता है। अब उन्होंने क्या शुरू कर दिया, वो भी क्रिया ही था, तो अब उसको भी क्रिया के रूप में रखना पड़ा। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास बिगिन मेन वर्ब की तरह यूज किया गया था, तो दोनों को ही सेकेंडरी वर्ब के रूप में रख दिया गया। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायलिन को प्ले करना, बजाना, सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 6। ठीक है। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी। अब ये टू के बाद देखो पता है क्या आ सकता है, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू लर्न, लेकिन ऑलरेडी लर्निंग को यूज कर दिया गया है, तो उसने क्या किया, उसको रिपीट नहीं किया है ना। He later became a gifted amateur violinist। amateur मतलब नौसिखिया, amateur का मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जो नया नया सीखा हुआ व्यक्ति होता है ना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब बाद में वो क्या बन गए, ही बिकेम अ गिफ्टेड एमेट्योर, मतलब गिफ्टेड किया गया। कहाँ तो उसके हेडमास्टर कह रहे हैं कि भाई ये सक्सेस प्राप्त ही नहीं करेगा, इसलिए उसको गिफ्टेड एमेट्योर कह दिया गया। और उन्होंने क्या किया, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, इस स्किल्स को मेंटेन करते हुए पूरी लाइफ, बाद में वो एक गिफ्टेड एमेट्योर वायलिनिस्ट बन गए। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बुरे विद्यार्थी नहीं थे। स्टूडेंट होता है प्यूपिल का मतलब। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। तो बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल, वो कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल मतलब इसके कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि भाई इतने भी वो नहीं थे पढ़ाई में कि आगे स्टडी नहीं कर पाते, इसलिए बता रहा है कि ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड, जहां मुनिश अर्थात वहां पर उनकी फैमिली पहले ही मूव कर चुकी थी जब आइंस्टाइन सिर्फ 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। फिर देखो क्यों बोला उसने ऐसा, इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने
अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए थे. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन. आइंस्टाइन को किससे नफरत थी? आइंस्टाइन को स्कूल की रेजिमेंटेशन से नफरत थी. क्यों थी? एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर. अब पहले तो देखो ये डाउट आ रहा होगा माइंड में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिमेंटेशन. एक डिसिप्लिन वर्ड है. डिसिप्लिन स्कूल्स वगैरह में, हाई स्कूल में जो डिसिप्लिन थे उससे वो बड़ा नफरत करते थे. तो मैं हिंदी भी बता देती हूँ और इंग्लिश में मैंने आपको इसका अनुवाद बता ही दिया है. आप डिसिप्लिन से वैसे ज़्यादा समझते हैं. डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन. तो आइंस्टाइन को अपने हाई स्कूल का जो अनुशासन था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ठीक है. तो इस वजह से उनका अक्सर क्या होता था, ही ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर. क्लैश का मतलब होता है भिड़ जाना. आजकल आप भी जानते हो, आजकल की न्यू जनरेशन के स्टूडेंट भी बहुत आसानी से टीचर से भिड़ जाते हैं, अर्थात आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, है ना. तो ये वही भाव है कि ही ऑफन एडवर्ब है अक्सर. विद हिज टीचर एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड. तो आइंस्टाइन को कैसा महसूस हुआ? बड़ा ही स्टिफल्ड महसूस हुआ. अर्थात जैसे कि कोई उनको दबा रहे, अर्थात वो अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर पाते थे. तो दैट इज वाई वो क्या कहता है कि दैट्स वाई ही फेल्ट स्टाइफल्ड हेयर. प्रोनाउंसिएशन इज स्टाइफल्ड एंड विच मीन्स बड़ा ही दबा हुआ सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि बड़े रेस्ट्रिक्शंस थे, रेजिमेंटेशन था ना, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रहे होंगे, इसलिए. दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. तो उन्होंने अपने भले के लिए स्कूल छोड़ दिया. अब देखो जो मेरे कहने का अर्थ है, जस्ट इन केस अगर मैं इस पूरे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, यदि मैं इसमें इन सब के नंबरिंग हटा दूं है और इनको हम क्या करें, ऊपर नीचे कर देते हैं, अर्थात इनकी अरेंजमेंट को हम खराब कर देते हैं. अब मान लो मैंने ये आपको ऑप्शन 4th वाला ऑप्शन दिया होता फर्स्ट पे, है ना, और ये मेरा फर्स्ट होता, ये मेरा सेकंड होता, ये मेरा 4th होता और ये मेरा 3rd होता. अब देखो कैसे जज करना है. ऐसे जज करना है कि पहले तो हमने पढ़ा आइंस्टाइन के बर्थ के बारे में, राइट. पहले उन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया बर्थ का, फिर उसके बाद में उनकी 2.5 years एज की बात करी. अभी मैं कनेक्ट करने के लिए कह रही हूँ आपको, सिर्फ समझने के लिए कह रही हूँ. फिर उसके बाद जब वो स्कूल में थे तो उनके हेडमास्टर ने कोई कमेंट पास किया, ठीक है. फिर उसके बाद इनके हाई स्कूल की बात हुई. तो आप खुद देखो जो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइम इवेंट भी चल रहा है. अब मैंने मान लो इसका पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया. हालांकि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको जब ये शेयर करूंगी तो बिल्कुल इसको पैराजंबल एक्सरसाइज की तरह ही मैं इसको शेयर करने वाली हूँ. फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा अरेंज करने का. इजी वे में अरेंज होगा टाइम इवेंट के अनुसार, एग्जैक्टली होने वाला है. पहला मुझे उनके बर्थ के बारे में बात रखनी है, फिर मुझे उनके बचपन की बात करनी है, फिर मुझे उनके स्कूलिंग की बात करनी है, फिर मुझे उनके हाई स्कूल की बात करनी है. तो ऑटोमेटिकली टाइम इवेंट के अकॉर्डिंग हम इसको इजी वे में स्टडी करके अरेंज कर सकते हैं. सो दिस वाज माय मोटिव बिहाइंड दिस. मेरा मोटिव यही था कि हम दोनों तरीके से नहीं, हम हर तरीके से सीखेंगे. हम सोचते हैं कि हमको हर एक चीज़ को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके, हाँ, और मैं ये सोचती हूँ कि हम जितने तरीके फाइंड कर सकते हैं हम उतने तरीके फाइंड करके अपनी लर्निंग को, अपनी रीडिंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाएं. तो आई होप आपको इसका सेंस समझ में आया होगा.
और मैं आपके टेलीग्राम पे इसको अलग तरीके से शेयर कर दूंगी। सो प्लीज़ ट्राई टू गिव योर आंसर। फिर रिकॉल तो आपको ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका जो एनसीईआरटी का सेक्शन होगा वो पूरा पैरा जम्बल्ड हो करके ही आएगा। फिर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद रिप्लाई आपको ही देने होंगे।